हेलो स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ का ये सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। ये स्टेट्स ऑफ मैटर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सिंस हमें तीनों स्टेट्स पढ़ने हैं तो ट्वेल्थ में सॉलिड स्टेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे पास तीन तरह के स्टेट्स होते हैं। गैसेस जिनका डेफिनेट शेप नहीं डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लिक्विड स्टेट होता है जिसका डेफिनेट शेप नहीं होता बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। एंड लास्ट में सॉलिड, इसका डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। सो इस चैप्टर में हमारी बात होगी सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में। ओके, सॉलिड के मेन चीज हमें बस ये ध्यान रखना है कि उसका शेप भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। एक नया टर्म सामने आ रहा है, ऑर्डर। ऑर्डर भी डेफिनेट होता है। ऑर्डर क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। ऑर्डर सिंपल टर्म्स में देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट फिक्स होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे NaCl तो हमें लगता है कि NaCl Na और Cl से मिलकर बना है, लेकिन जब NaCl का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो उसका पैटर्न फिक्स होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर में। डेट्स वाई उसे ऑर्डर कहा जाता है। वैसे ही देखा जाए तो सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक अमॉर्फस सॉलिड और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोनों में डिफरेंस क्या है वो चेक करते हैं। सबसे पहले यूनिट्स की बात करते हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड में कोई रिपीटिंग यूनिट्स नहीं होती। सिंपल टर्म्स में आप देखो तो रबर की तरह आप इमेजिन कर सकते हो। तो रबर कैसा होता है, ऑलमोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, जबकि NaCl क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में प्रॉपर दिखता है। अमॉर्फस जब भी देखोगे तो सेम ही सॉलिड फॉर्म में दिखता है। तो हम कहते हैं अमॉर्फस में कोई रिपीटिंग यूनिट्स नहीं है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। फोर्सेस की बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड्स में वीक फोर्सेस होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। पैकिंग की बात करते हैं, मतलब किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो अमॉर्फस सॉलिड वीक पैकिंग रखता है जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रॉन्ग पैकिंग रखता है। नेचर कैसा है, तो नेचर हम कहते हैं अमॉर्फस का आइसोट्रोपिक है या क्रिस्टलाइन का एनाइसोट्रोपिक है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अमॉर्फस का एग्जाम्पल के पेपर, रबर, ग्लास। क्रिस्टलाइन का हो जाएगा NaCl, CaCl, इस तरह के सॉल्ट्स। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक का मतलब है, अगर देखा जाए तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलग अलग वैल्यू शो करती है, मतलब डिफरेंट वैल्यू शो करती है अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे कि क्यूब को इमेजिन करो तो क्यूब के डायगोनल में और एज लेंथ पे हम कहते हैं अलग अलग डायरेक्शन है। प्रॉपर्टी भी वहाँ पे वैरी अगर कर जाए तो उसको एनआइसोट्रोपिक कहते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी वैरी करती है अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए हम इनको कहते हैं एनआइसोट्रोपिक। अगर प्रॉपर्टी सेम होती, दोनों प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज आपकी डायरेक्शन चेंज करने पे अगर सेम आती है तो उसको आइसोट्रोपिक कहते हैं। अमॉर्फस सॉलिड आपका अगर देखा जाए तो आइसोट्रोपिक होता है, वो आइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है। ओके, रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है, तो ऑलमोस्ट इट इज ऑलमोस्ट सेम इन एवरी डायरेक्शन। दैट्स अमॉर्फस इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, जबकि आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया था हमने। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं, जो कि सिंपल इक्वालिटी नेचर शो करती है, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बात कर रहे हैं हम यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या है, हम कहते हैं कि अगर आप देखते हैं किसी भी सॉलिड में तो कुछ यूनिट्स जो होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट चीज जो रिपीट हो रही है सॉलिड में, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट आर कॉल्ड यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स को अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं इनके बीच में गैप नहीं होता, कभी भी इनके बीच में गैप नहीं आएगा, और हर यूनिट सेल आइडेंटिकल होना चाहिए, एकदम सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखो अलग अलग एटम्स लिए मैंने, ब्लू ऑरेंज करके एटम्स लिए। अब मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ करता हूँ ब्लैक, ब्लू से ब्लू तक। फिर दूसरा मैंने ड्रॉ किया ब्लू से ब्लू तक, रिपीट होता हुआ ये आपको दिख रहा है। तो रिपीट होता हुआ दिख रहा है तो ये क्या हुआ, यूनिट सेल हो गया। जितनी भी रिपीटिंग सेल्स हैं, रिपीटिंग यूनिट सेल्स हैं, तो इसी को हम यूनिट सेल्स कह सकते हैं। चॉइस इसका फिक्स नहीं है, चॉइस हम अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्लू से लिया था, अब हम ऑरेंज से भी ले सकते हैं। ऑरेंज से स्टार्ट किया, ऑरेंज पे एंड किया। बस ये रिपीट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। स्मॉलेस्ट यूनिट हम बात कर रहे हैं वो होना चाहिए। अब इवन स्पेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लू ऑरेंज इवन स्पेस से भी स्टार्ट करें, बस ये रिपीट होता हुआ आपको दिखना चाहिए। ये सब क्या है, यूनिट सेल्स हैं। 3 तरह के यूनिट सेल्स हमने इसमें देख लिए। बट अगर हमने ब्लू से ऑरेंज पे ही एंड कर दिया और उसके बाद फिर ऑरेंज से ऑरेंज, तो ये आपका यूनिट सेल नहीं, क्योंकि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग रिपीट होता हुआ भी ये नहीं दिख रहा, इसलिए ये यूनिट सेल नहीं। बाकी पिछले 3 क्या थे, यूनिट सेल थे। इसको हम आइडेंटिकल नहीं मान रहे, इसलिए ये यूनिट सेल नहीं है। तो हम कहते हैं दिस कैन नॉट बी यूनिट सेल। ये भी यूनिट सेल नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, इन दोनों के बीच में गैप दे दिया। गैप नहीं हो सकता एंड सेम होने चाहिए, ये दोनों मेन कंपल्शन रहेगा। यूनिट सेल को 3 अलग अलग शेप में क्लासिफाई किया गया है। अगर हम सॉलिड्स को देखते हैं तो यूनिट सेल को 7 अलग अलग शेप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। Solids can be classified, a unit cell can be classified into 7 different shapes. First, cubic, orthorhombic, rhombohedral, tetragonal, triclinic, hexagonal, monoclinic। 7 स्ट्रक्चर्स है, बट ओवरऑल देखा जाए तो हमें सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिलेबस में मेनली क्यूबिक और हेक्सागोनल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सवाल ही उठ के आता है ऑलमोस्ट। ये क्यूबिक और हेक्सागोनल पे ही पूछते हैं, दे कैन नॉट बेस दिस क्वेश्चंस ऑन अदर्स। तो हमारा डिटेल डिस्कशन सिर्फ क्यूबिक और हेक्सागोनल पे ही रहेगा, क्यूबिक एंड हेक्सागोनल। इसमें भी ज़्यादा डिस्कशन क्यूबिक पे ही रहता है। अब मान लेते हैं अगर 3 डायमेंशन में देखा जाए तो हम एक्स डायरेक्शन में गए तो मान लेते हैं वो लेंथ है ए, वाई में गए तो बी और जेड में गए तो सी, और अलग अलग एंगल से बन रहा है अल्फा, बीटा एंड गामा। इसको हम क्रिस्टल इंटरसेप्ट कहते हैं, जो लेंथ है इंटरसेप्ट, और जो एंगल है उसको क्रिस्टल एंगल्स कहते हैं। अगर देखा जाए क्रिस्टल इंटरसेप्ट और क्रिस्टल एंगल के बेसिस पे ही आपके 7 शेप्स डिफाइन किए गए। क्यूबिक में तीनों इंटरसेप्ट सेम होते हैं, तीनों एंगल भी सेम होती है, दैट इज इक्वल टू 90। ऑर्थोरॉम्बिक में ए बी सी इक्वल नहीं होते हैं, एंगल लेकिन 90 के इक्वल होता है। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी के इक्वल होते हैं, बट ए बी अल्फा बीटा और गामा इक्वालिटी मेंटेन करते, बट वो एंगल 90 नहीं होता, तो रोम्बोहेड्रल कहलाता है। टेट्रागोनल में ए बी के इक्वल होता है, बी सी के इक्वल नहीं होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, गामा इज इक्वल टू 120, हेक्सागोन की तरह। मोनोक्लिनिक में अल्फा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट क्रिस्टल एंगल अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में ड्रॉ करके दिए गए हैं, बस एक ओवरव्यू हमारे पास होना चाहिए, बट ओवरऑल हमारा मेन फोकस क्यूबिक और हेक्सागोनल पे ही रहेगा। बाकी हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है उस पर क्वेश्चन बिल्ड करने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहती है, बट स्टिल हमने ये पैरामीटर इंटरसेप्ट देख लिया है। स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी से एक बार रेफर कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ये सारे आपके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं ये 4 अलग अलग तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। जो एटम्स रखे जाते हैं ये 7 डिफरेंट शेप्स में, ये 4 तरीके से अरेंज होते हैं। एक है प्रिमिटिव, एक बॉडी सेंटर, एक फेस सेंटर और एक एंड सेंटर। तो हम वन बाय वन इसे डिस्कस करेंगे। क्यूबिक सिस्टम में ही डिस्कस करना आसान है, इसलिए हम पहले क्यूबिक सिस्टम में ही इसे डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये प्रिमिटिव क्यूबिक। इसमें क्यूबिक में सबसे पहला हमारा डिस्कशन का है प्रिमिटिव क्यूबिक। हम कहते हैं कि मान लो एक सिंपल क्यूब लिया गया, तो हमने एक सिंपल सा क्यूब लिया, इसके कॉर्नर पे एक एक एटम रख दिया
तो टोटल कितने एटम्स हो गए? टोटल 8 एटम्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन रियलिटी अगर देखा जाए तो वो इस तरह का नहीं है। हर एटम दूसरे एटम को टच करता है। जो 8 एटम कॉर्नर पर रखे वो तो एक स्फीयर है ना, एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को टच करता हुआ आपको दिखेगा। तो टोटल 8 स्फीयर्स एक दूसरे को टच करते हुए रख दिए गए। तो हम ये कह सकते हैं जो इनका एज लेंथ है दैट इज ए, ये दो एटम्स का रेडियस के इक्वल होगा। ए इज इक्वल टू 2r। यूनिट सेल अरेंजमेंट व्यू यही होगा, ए इज इक्वल टू 2r। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। हर एटम आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर देखा जाए तो एक एटम को अगर पूरी तरह से हम कवर करना चाहते हैं, मान लो ये येलो वाला एटम जो हमने दिया है इसको कवर करना है, तो टोटल 8 अलग अलग क्यूब्स हमें लगाने होंगे सो दैट कि ये क्या हो, कवर हो जाए। ये बात भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ये बताता है कि एक जो एटम है उस एटम का कंट्रीब्यूशन एक क्यूब में कितना होगा। क्योंकि 8 अलग अलग क्यूब से वो कवर होता है, एक एटम का कंट्रीब्यूशन बस 1/8 ही होता है। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। येलो वाला एटम जो है वो कितना प्रेजेंट है एक क्यूब के अंदर, तो 1/8 प्रेजेंट है क्योंकि 8 अलग अलग क्यूब से अगर हम लेते हैं तो कम्प्लीटली कवर हो पाता है। लेयर अरेंजमेंट देखा जाए तो आप देखो कि कॉर्नर के एटम्स, नीचे वाला जो लेयर है वो मान लेते हैं ये आपके पास दे रखा है, ये नीचे वाली लेयर है। क्यूब का नीचे में जो 4 एटम्स लगे थे वो आपका एक लेयर बनाता है, तो ये ए लेयर बना है। सिमिलरली दूसरा लेयर भी कैसा होगा, दूसरा लेयर भी इसके ऊपर ही होगा। तो लेयर अरेंजमेंट ए 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 लेयर अरेंजमेंट इसमें बन जाता है। अब यहाँ पे आपके पास एक एटम दिया गया है, इसको मैं कवर करना चाह रहा था तो मैंने कहा था 8 अलग अलग क्यूब में ये कवर हो जाएगा। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं कि कितना वॉल्यूम इसके पास आएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/8v। ये मैंने बताया कि एक एटम को कवर करने के 8 अलग अलग क्यूब की जरूरत है, तो आपके पास एक यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम होगा, तो 1/8v होगा। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो ऐसे 8 एटम है और हमारे पास एक कंट्रीब्यूशन 1/8v। तो टोटल वॉल्यूम मतलब 8 अलग अलग एटम मिलके जिन्होंने एक क्यूब बनाया उसका टोटल वॉल्यूम 1v ही होता है। ये आप कभी नहीं सोचेंगे कि 8 अलग अलग एटम रखे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 8v होगा। हर एटम का कंट्रीब्यूशन v/8, 1/8 ऑफ v। 8 ऐसे एटम्स हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 1v। इनफैक्ट 8 एटम मिलके जो आप समझ सकते हैं वॉल्यूम कितना होगा, वो एक बड़ा से स्फीयर के इक्वल ही रह जाता है। तो हम इस तरह से प्रिमिटिव को समझ सकते हैं कि अगर बड़ा सा आपका एक एटम है वो अगर कैप्चर होता है क्यूब के अंदर, दैट इज इक्वल टू ए प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंस ये काफ़ी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से, तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने रखे हैं इसको आपको देखना होगा, समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 डायमेंशन में जब इसको आपने बनाया, इस आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल को बनाया, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, मतलब कैसे ये पैक होता है। पैकिंग को समझने के लिए आप ये समझें पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो करता है आपके पास स्फीयर्स यूनिट सेल में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होता है, दैट इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन। तो 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम होता है आपके पास यूनिट सेल में एक एटम का, डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब। हमारे पास ऐसे कितने हैं, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 2r की इक्वल थी। ठीक है, तो 2r क्यूब दैट इज इक्वल टू 0.52। एक बार ध्यान रखना वही है कि 4/3 पाई आर क्यूब जो हमने लिखा, एक्चुअली टोटल वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम एटम्स कितना ऑक्यूपाई कर रहा था। मैंने कहा था कि एक का वॉल्यूम होता है v/8, ऐसे कितने एटम्स थे 8, टोटल वॉल्यूम कितना होता v हुआ था, तो v क्या होता 4/3 पाई आर क्यूब ही रह गया ना। एक का ही वॉल्यूम अगर मैं लिख दूँ तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स हो गया एक यूनिट सेल में, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, तो वो है a इज इक्वल टू 2r, तो 2r का क्यूब। ये रेशियो जब निकाला तो 0.52 आया। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब सिंपल से ये है कि 52% जो स्पेस है वो एटम्स लेता है, बाकी क्या है खाली है। जैसे कि आपको पता है, मान लो एक बड़े से जार में अगर हम मार्बल्स को रखते हैं
कंप्लीटली फिल भी कर दे तो भी इसमें कुछ स्पेसेस रह जाते हैं। वैसे यहाँ पे भी है कि अगर हम प्रिमिटिव सेल्स बना भी दें, मतलब क्यूब के कॉर्नर पे एटम्स रख भी दें, तो बस 52% जो स्पेस है वो एटम्स लेते हैं, बाकी 48% क्या है, ये खाली है, वॉइड है। डायरेक्टली जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है सॉलिड स्टेट में, वो ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द ओवरऑल वॉइड स्पेस इन प्रिमिटिव। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन जे मेंस में, नीट में एंड इवन एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन उन्होंने प्रिमिटिव पे नहीं पूछा था, उन्होंने आगे वाले टॉपिक से पूछा था। सो इसके बात को ध्यान रखना होगा। लास्ट में हम इसे एक टेबल ऑफ फॉर्म में रख सकते हैं। तो अभी बस इतना समझना है कि फ्रैक्शन कितना ऑक्यूपाई कर रहा है स्फेयर्स, मतलब कितने स्फेयर्स प्रेजेंट है, कितना खाली स्पेस है एक आपके पास स्ट्रक्चर में। तो हम कह सकते हैं प्रिमिटिव स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, प्रिमिटिव लैटिस में देखा जाए, तो बस 0.52 मतलब 52% एटम्स हैं, बाकी 48% क्या है, खाली रखा गया है। तो ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एटम जब प्रिमिटिव में अरेंज हुआ तो कितने एटम्स को टच कर रहा होगा। तो मान लो एक एटम हमने ले लिया कॉर्नर पे वाइट कलर का, कि कितने एटम से टच में है। तो अगर देखा जाए तो एक लेफ्ट वाले को टच कर रहा होगा, क्योंकि जो भी एटम आपके ए डिस्टेंस पे होगा वो उसको टच कर रहा होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था इनिशियली ए इज इक्वल टू 2r होता है। तो जो भी एटम्स अगर आपके पास ए डिस्टेंस पे उसको टच कर रहा हो तो लेफ्ट वाले को टच किया। सिमिलरली नीचे एक एटम को टच करेगा, 2 हो गए। पीछे एक एटम को टच करेगा, 3 हो गए। सिमिलरली क्योंकि ये तो लेयर होती है ना, तो राइट में भी एक एटम होगा, 4 हो गए। इसके पीछे भी एक एटम होगा, 5 हो गए। और एक ऊपर भी एक एटम होगा, 6 हो गए। टोटल 6 एटम्स को ही टच करता ही है। बाकी कोई भी एटम्स लोगे तो उसकी जो डिस्टेंस है वो ए नहीं रहेगी, बस ए डिस्टेंस पे जो एटम्स उसको टच करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितने एटम्स को एक एटम टच करता है यूनिट सेल में। तो ए इज इक्वल टू 2r को और देखा जाए तो एक एटम बस 6 एटम को टच करता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा प्रिमिटिव का, तो 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। सो हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं, हम अभी यहीं पर रुकेंगे। तो मेन चीज़ अभी ये समझो, ये स्लाइड्स को दोबारा देख के वीडियोस को समझने की कोशिश करें। एनसीईआरटी के जो पेज है 1 to 12 आप उसको रीड करें, स्लाइड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बताया था, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, उनको देखें सो इसको समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो डालने से पहले मैं आपको एक शीट भी दूंगा, तो इसमें बेसिक सवाल होंगे, आप उसको करके देखिएगा। एंड इट इज़ ईजी चैप्टर। मैं आपका ये चैप्टर धीरे 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 करके इसको वाइंड अप कर दूंगा, सो दैट कि आपको सॉलिड का फील रहे एंड आपके चैप्टर्स लैग ना हो एंड ये स्लोली आपके कवर होते जाए। एंड डाउट के लिए एक डिस्कशन वीडियो आपके साथ ले लूँगा। सो वी विल स्टॉप हियर।